ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहं। आज शुक्रवार का दिन, और जैसा कि आप सब जानते हैं शुक्रवार को हमारा एक विशेष क्रम चल रहा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक अमूर्त चिंतन पर आधारित श्रृंखला चल रही है। उस श्रृंखला की आज 25वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा, जो हमारा आज टॉपिक रहेगा, वो है मानसिक संतुलन की भावना और अनुप्रेक्षा। मानसिक संतुलन हमारा किस तरह बिल्कुल सही बना रहे, इसके बारे में हम बात करेंगे और कुछ प्रयोग भी जानेंगे मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए। तो हमारी प्रशिक्षिका मंजू जी सिपानी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय न गंवाते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। मंजू जी सिपानी, सभी से निवेदन है दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का वेलकम करें, स्वागत करें। ओम अरहं, ओम अरहं, ओम अरहं। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी को ओम अरहं, गुड मॉर्निंग। मानसिक संतुलन। पहले हम ये समझें कि मन है क्या, फिर उसके असंतुलन के कारणों को हम जानें। मन मनुष्य को मिली हुई प्रकृति की एक अद्भुत शक्ति है। मन वो शक्ति है जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम जो कुछ भी इस जीवन में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका साधन है हमारे पास मन, और दूसरा साधन है शब्द। तो मन और शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मन अपने आप को व्यक्त शब्दों के द्वारा ही करता है, और शब्द तभी अर्थवान बनते हैं जब मन या बुद्धि उसके साथ जुड़ी हो, अन्यथा शब्दों का भी कोई मूल्य नहीं रह जाता, अर्थ नहीं रह जाता। तो मन क्या है? मन एक तंत्र है। मन बिल्कुल पौद्गलिक तंत्र है, भौतिक तंत्र है, जो हमारे भीतर कार्य करता है और जिसका सेंटर हमारे ब्रेन में। अब जानना है कि मन करता क्या है। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है।
है ना। त्वचा, जीभ, नाक, आंख और कान, ये जो हमारी पांचों इंद्रियां है, ये बाहर से विषयों को ग्रहण करती है। जो जो इनके अपने अपने सब्जेक्ट है। आंखों का काम देखना है, नाक का काम सूंघना है, जीभ का काम स्वाद है, कानों का काम शब्द है और त्वचा का काम स्पर्श है। ये इंद्रियां केवल विषयों को ग्रहण करती हैं, क्योंकि आप समझ लीजिए कि ये एक मशीन है, शरीर एक मशीन है, और मशीन कभी ये नहीं जानती है कि वो क्या कर रही है। तो आंखों ने केवल विषय को, एक वस्तु को देखा, वो वस्तु क्या है, क्यों है, कैसी है, उसका क्या करना चाहिए, उसकी क्या, ये सारा सोचना काम है मन का। आंखें नहीं जानती है कि उन्होंने क्या देखा, आंखों ने तो फोटो खींच ली। अब वो क्या है क्या नहीं है, ये सारा काम जो करता है, ये जो विश्लेषणात्मक काम है कि ये वस्तु क्या थी, कैसी है, ये सारा काम जो जानने का काम है वो है मन का। और जब मन इंद्रिय के साथ जुड़ा रहता है तभी हम उस विषय को जान पाते हैं, अन्यथा नहीं जान पाते हैं। और आपको एक मजे की बात बता दूं, ये मन एक समय में एक ही इंद्रिय के साथ जुड़ता है। यद्यपि बहुत बार ऐसा होता है, हम खा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पर सच्चाई यही है कि एक के बाद एक काम होता है। मन एक साथ पांचों के साथ नहीं जुड़ता, कभी भी नहीं। पर हम इतने पटु हो गए, दक्ष हो गए हैं अपने मन का प्रयोग करने के लिए, कि हम एक साथ सारी चीजों को, क्या होता है, लगभग कुछ कुछ समय के अंतराल से जान लेते हैं। तो हम खा रहे होते हैं तो स्वाद भी पता चलता रहता है, हम सुन भी रहे होते हैं, हम देख भी रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि मन एक समय में एक के साथ ही जुड़ता है। और मन का एक समय में एक साथ एक ही इंद्रिय के साथ जुड़ना, ये बात स्पष्ट करता है कि मन को हम एकाग्र कर सकते हैं। मन को हम एकाग्र कर सकते हैं क्योंकि उसका स्वभाव एकाग्रता ही है। वो एक समय में एक ही काम करता है, लेकिन हम इतने पटु हो गए, मन को इतना चंचल बना लिया कि हम एक साथ सब कुछ करने की सोचते हैं, सुन भी रहे होते हैं, सोच भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं। तो मन एक अद्भुत शक्ति है ज्ञान करने की, जानने की। अब हम जो ये जानते देखते जो कुछ करते हैं, अब मान लो आपने किसी वस्तु को देखा और वो वस्तु आपको याद नहीं आ रही है क्या है, आप सोच रहे हो क्या है क्या नहीं है, मैंने इसे पहले शायद कभी देखा है। ये जो चिंतन, मनन, कल्पना, ये सारी चीजें, ये भी मन का काम है। मन का मुख्य काम है कल्पना करना, चिंतन करना और स्मृति करना। ये सारे तीनों काम मन के द्वारा होते हैं। और मन का अगर वैसे बताऊं तो हमारी बुद्धि क्या है, मति ज्ञान। हमारी बुद्धि मन ही का काम है, क्या विश्लेषण करना, जो चिंतन कर रहे हैं, बुद्धि का ही काम है ना चिंतन करना, फिर निर्णय लेती है कि ये सही है। तो मन बाहर के विषयों को ग्रहण कर रहा है। अब प्रश्न होता है कि हम जो कार्य करते हैं वो केवल इंद्रियों के स्तर पर नहीं होता है। हमारे भीतर जो भाव पैदा होते हैं, बाहर को जो वातावरण है, उस वातावरण के प्रति जब हम प्रतिक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं उसके अनुरूप या अनुकूल या प्रतिकूल, तो उसके पीछे हमारे भाव होते हैं। तो प्रश्न होता है भाव आते कहाँ से हैं? तो ये बात मैं अनेक बार बता चुकी हूँ, भाव पैदा होते हैं हमारे कर्मों के विपाक से। और इन भावों को भी ग्रहण कौन करता है? मन। भाव प्रकट होते हैं सबसे पहले हाइपोथैलेमस में, फिर क्या होता है, हाइपोथैलेमस में भाव पैदा हुए, ग्रंथियों ने काम किया और फिर वो ब्रेन में आए। भाव भी ब्रेन में आए, बाहर के विषय थे, जितने भी सब्जेक्ट्स थे, देखना, सुनना, सूंघना, जानना, जितने भी सब्जेक्ट, वो भी सब ब्रेन में आए। तो भाव और विषय, इन दोनों का काम, इन दोनों को भीतर कौन लाया हमारे शरीर के स्तर पर? मन। और मन फिर विश्लेषण करता है कि क्या ये जो मैंने देखा सुना वो क्या है क्या नहीं है। वो अपने पास्ट की स्मृति करेगा, फिर ये निर्णय लेगा कि मुझे कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए, क्या करना क्या नहीं करना। ये सारे चिंतन मनन जो चलते हैं वो सब मन के द्वारा है। तो मन अपने आप में न अच्छा है न बुरा, बाहर की परिस्थितियां और भीतर के भाव,
इन दोनों को समायोजन करना, इन दोनों का विश्लेषण करना और निर्णय लेना, ये काम है मन का। तो मन को दोष न दे। अगर मन को बदलना है तो हमें भावों को बदलना होगा, बाहर के वातावरण को बदलना होगा। मन तो एक कैरियर है, जैसे पोस्टमैन है। पोस्टमैन का काम केवल चिट्ठी आपको पहुंचाना है। अब वो चिट्ठी में क्या संदेश है क्या नहीं है, ये उसका पोस्टमैन का काम नहीं था। आप पोस्टमैन को कैसे दोष दे सकते हो कि तुमने ऐसी चिट्ठी मेरे पास क्यों लाई जिसमें अशुभ समाचार है? नहीं। तो मन भी क्या है, एक मैसेंजर है, केवल मैसेंजर। वो भीतर के मैसेज को, भावों के मैसेज को और बाहर के वातावरण के मैसेज को कहाँ पहुंचाता है? हमारे मस्तिष्क तक, और निर्णय लेता है क्या करना क्या नहीं करना। तो उसका निर्णय भी किस पे डिपेंड करता है? हमारे भीतर कौन से भाव पैदा हुए, साथ ही साथ हमारे भीतर कैसे संस्कार है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस प्रकार के विचारों से भरा हुआ है, हमारा अचेतन मन, अवचेतन मन किस प्रकार के विचारों से, संस्कारों से भरा हुआ है। उनके अनुरूप ही हमारा मन क्या करता है? निर्णय लेता है। बाहर के विषय हमें दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर जो हमारे भरा पड़ा है वो हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन मन बाहर और भीतर दोनों का जंक्शन पॉइंट है, और दोनों को ग्रहण करके निर्णय लेता है, और उस निर्णय को कहाँ पहुंचाता है? मस्तिष्क तक। और मस्तिष्क क्या करता है? हमें कैसी क्रिया करनी उसका निर्देश देता है। तो आज से मन को पापी न समझे। अब प्रश्न होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मानसिक असंतुलित है तो हम कैसे जानेंगे, क्या पैरामीटर है उसके? सबसे पहला होता है वेशभूषा। वेशभूषा कैसी तरह से उसकी वेशभूषा है, उसका आउटलुक है, उससे भी हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति की मानसिकता कैसी है। कोई व्यक्ति बिल्कुल अपडेट है तो हमें क्या लगेगा? वो बिल्कुल क्या है? सधा हुआ है, मानसिक स्तर पर स्ट्रांग है। और व्यक्ति कैसे ही कपड़े पहन लिया, उसे पता ही नहीं है, मैले है, कुचीले है, आयरन नहीं है, बटन टेढ़े मेढ़े बंद कर रखे हैं। तो ये सारी लुक हमें बता देती है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से क्या है? स्वस्थ नहीं। जरूरी नहीं है पागल हो, लेकिन उसका मानसिक संतुलन नहीं है। उसके बाल उड़े उड़े हैं, बिखरे बिखरे हैं, उसके हाथों पैरों का जो संचालन हो रहा है, अब व्यवहार की दृष्टि से कहूं तो हाथों पैरों का संचालन, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, ये सारी जो आव भाव है हमें बता देते हैं कि मानसिक स्तर कैसा है। तीसरा है कि व्यक्ति की निर्णय क्षमता कैसी है। अगर निर्णय क्षमता कमजोर है, इसका मतलब उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन सही नहीं है। साथ ही साथ है प्रतिक्रिया। वो जब व्यवहार के स्तर पर किसी के साथ, किसी व्यक्ति या वातावरण या वस्तु के साथ कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है। एक मानसिक, जिस व्यक्ति के भीतर मानसिक असंतुलन है, आप देखोगे वो कुछ ना कुछ अपने शरीर के पार्ट्स को ऐसे ऐसे करता रहेगा, पैर हिलाता रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, स्थिरता नहीं रहेगी, बोलने में भी जल्दबाजी करेगा, शब्दों का वाक्य सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाएगा, वाक्य का व्यवस्थित वाक्य नहीं बन। तो ये सारे क्या है? मानसिक असंतुलन के पैरामीटर है। हम देख के पता कर सकते हैं कि व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित है। पागल हो ये जरूरी नहीं, असंतुलन। मानसिक असंतुलन का मतलब पागलपन नहीं है। मानसिक असंतुलन का मतलब है उसकी सोच विचार की शक्ति, उसकी कार्य करने में जो एक सधापन होना चाहिए ना, सधा हुआ जो है वो नहीं झलकता है। क्यों? क्योंकि हमारे व्यवहार का नियामक क्या है? भाव, और भाव से पैदा होते हैं विचार। तो हमारे विचार ही हमारे व्यवहार को के नियामक तत्व हैं। अगर भीतर से हमारे असंतुलन चलता है, ये करूं न करूं, ये ठीक है ये नहीं है, निर्णय की क्षमता नहीं ले पाता है, तो वो व्यक्ति कभी सही ढंग से काम नहीं कर पाता। कभी वो एक काम को पूरा नहीं करेगा, ये भी करेगा वो भी करेगा, कहीं उसे सफलता नहीं मिली। अब प्रश्न होता है मानसिक असंतुलन होता क्यों है? तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है उत्तेजना। जो मैंने कह दिया वो सच है या ऐसे ही होना चाहिए, ये जो आग्रह है वो भी क्या है? मानसिक असंतुलन का कारण है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है,
उसकी सोचने की शक्ति, विचारने की शक्ति, कार्य करने की क्षमता, उसका अपना स्टाइल है, उसके अपने संस्कार, अपने कर्म, अपने विचार, अपना थॉट प्रोसेस। तो जो व्यक्ति आग्रही है वो भी क्या होगा, उसमें मानसिक असंतुलन आएगा ही, क्योंकि कभी एक व्यक्ति दूसरे जैसा नहीं होता, हमें सामंजस्य मिला के चलना होता है। तीसरा पॉइंट है, और ये सही में बहुत बड़ा पॉइंट है, पक्षपात। क्या पॉइंट है? पक्षपात। अगर हम एक परिवार में रह रहे हैं, एक मंच में, एक संस्था से जुड़े हुए हैं, पदों पर हैं, और हमारे साथ अगर पक्षपात हो तो हमारा मानसिक संतुलन लड़खड़ाने लग जाता है, क्योंकि हम उस पक्षपात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मानसिक असंतुलन। और शारीरिक दृष्टि से देखें तो नाड़ी संस्थान की दुर्बलता, अगर हमारा नर्वस सिस्टम वीक है, कमजोर है, तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते। तो अगर ये जो हमारे सारे कारण हैं मानसिक असंतुलन के, तो इन कारणों को हम दूर कैसे करें? जहां तक नाड़ी संस्थान की दुर्बलता का सवाल है, हमें मेडिकल की भी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आसन, प्राणायाम, ये सब भी नाड़ी संस्थान की दुर्बलता को दूर करने वाले। अब आता है आग्रह, पक्षपात, आवेश, उत्तेजना, ये जो सारी चीजें हैं, ये सब हमारे भावात्मक दृष्टिकोण है। हमें अपने भावों पर काम करना होगा, और भावों पर काम करने के लिए क्या है, ठीक है, भाव निश्चित ही, मैं अगर कहूं तो वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां उसकी जिम्मेवार हैं। कभी कभी मानसिक संतुलन बियॉन्ड आवर कंट्रोल चला जाता है, तो हमें दवाइयों का भी इस्तेमाल करना ही पड़ता है। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें कभी कभी अगर इमीडिएट कंट्रोल करनी होती है तो हमें मेडिकल सपोर्ट भी चाहिए। लेकिन जो मेडिकल दवाइयां हैं वो टेम्पररी हैं, वो हमें परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देती हैं, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट से आपके भीतर के रसायन बदले हैं, बाहर की परिस्थितियां नहीं बदली हैं, कर्म नहीं बदले हैं, संस्कार नहीं बदले हैं, इसलिए कारण अभी भी मौजूद है मानसिक असंतुलन का। तो हमें अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें काम करना पड़ेगा अपने मूल पे, जड़ पे, और वो है हमारे भाव। हम अपने भावों को कैसे बदलें, अपने सब कॉन्शियस को कैसे बदलें, जहां अनंत काल के संस्कार भरे हुए हैं। हमें अपने सब कॉन्शियस को पॉजिटिविटी से फीड करना होगा, सकारात्मक भावों से फीड करना होगा, ताकि परिस्थितियां सब हमारे हाथ में नहीं है बदलना। कुछ हद तक हम परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन समस्त परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। हमें अपने ऊपर ही काम करना होगा। तो हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास हमारा भीतर का जगत है जो मेरी मुट्ठी में, हमारा सब कॉन्शियस, जिसको अगर हम सकारात्मक भाव से फीड कर लें, तो जैसा मैंने कहा कि मन क्या करता है, भीतर की बातों को भी लेता है, भीतर के सब कॉन्शियस को भी अफेक्ट करता है, और बाहर के वातावरण से भी प्रभावित होता है। तो बाहर का वातावरण एक सीमित हद तक हम बदल सकते हैं, लेकिन अपने भीतर को हम समूल बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। केवल आवश्यकता है एकाग्रता की, दृढ़ संकल्प की। और जितना जितना हमारी एकाग्रता, दृढ़ संकल्प बढ़ता चला जाएगा, मानसिक संतुलन भी बढ़ता चला जाएगा। तो मानसिक संतुलन कैसे साधे? तो व्यवहारिक पक्ष, जैसे मैंने मेडिकल एस्पेक्ट में बताया कि दवाइयां होती हैं इसकी, जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हार्मोनल ट्रीटमेंट है, हार्मोन्स दिए जाते हैं, आपके शरीर के हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, आपका संतुलन सबने लगता है। जैसे कि मैं कहूं कि मानसिक असंतुलन का मूल जो कारण है वो है आवेश। जब हम अपने भावों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम आवेश में आ जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इन सब के लिए जिम्मेवार है हमारी एड्रिनल ग्रंथि। तो जनरली ये जो हार्मोनल बैलेंस करके मेडिकल साइंस अपना काम करती है। तो मेडिकल की ये बात हो गई। अब हम आते हैं व्यवहारिक पक्ष। व्यवहार में हम कैसे केवल व्यवहारिक किस स्तर पर बदले कि मानसिक संतुलन आ जाएगा। इसका सबसे पहला पॉइंट है भाव क्रिया।
किसी भी काम को करो तो बिल्कुल एकाग्रता के साथ। कोई भी काम करो, भाव क्रिया यानी मन, वचन और काया तीनों एक ही दिशा में लगे रहें। ऐसा नहीं हो कर कुछ रहे हैं, देख कुछ रहे हैं, सुन कुछ रहे हैं, हो कुछ रहे नहीं। कोई भी काम करो अपना 100% दो उसमें, वहीं आपका मन लगा रहे, वहीं आपका दिमाग चलता रहे, वहीं आपके शरीर काम करे, है ना, इंद्रियां भी उसी और फोकस हो। तो अगर हम अपने जीवन में प्रत्येक क्रिया को भावक क्रिया की तरह करने लग जाएंगे तो हमारे भीतर धीरे धीरे एकाग्रता सधने लगेगी। एकाग्रता को साधना मतलब मन को कंट्रोल में लाना। मन अगर एक ही दिशा में लग रहा है, एक ही दिशा में लग रहा है, तो अनावश्यक विचार ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। अनावश्यक प्रतिक्रियाएं जो हम करते रहते हैं वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। तो व्यवहारिक दृष्टि से भावक क्रिया। और एक बात कहूं, हम परिवार में रह रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा पक्षपात संभव है, पक्षपात होना, क्योंकि मैं अपने आप को बदल सकती हूँ लेकिन दूसरे को बाध्य नहीं कर सकती कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करिए, मुझे ज्यादा प्यार दीजिए, मेरी ज्यादा इज्जत करिए। ये मेरे हाथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्यार, इज्जत, भरोसा ये सब मांगने से नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं। इन सबको पाने के लिए ये चीजें हमें देनी पड़ती हैं। आप प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए, लोगों पर विश्वास करिए, है ना, लोगों की इज्जत करिए, लौट के अपने आप आएगी, मांगनी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल रिफ्लेक्स होगी, बैक होगी, वो आएगी ही आएगी। तो पक्षपात वाली बात को हम क्या करें, दिल पे न लें, उसे समझें। हो सकता है मेरे ऐसे कर्मों का उदय है, कुछ पिछले लेन देन चुकने होंगे कि ये मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, है ना, मेरे बुरे कर्म, मेरे ही बुरे कर्मों का योग होगा, इसलिए मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। तो प्लीज पक्षपात के लिए इतने ज्यादा उत्तेजित न हो। ये आम बात है, हर फील्ड में ये चीज मिलती है, और मैं देखती हूँ इस चीज की वजह से बहुत लोग अपनी कार्य क्षमता को नष्ट कर देते हैं। आपकी अपनी उपयोगिता को आप खुद जज करिए, कोई करे या नहीं करे इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। आप अपनी नजर में देखिए कि मैं क्यों हूं, कैसा हूं, और क्या ऐसा मैंने कर दिया, या मेरे भीतर कौन सी ऐसा आदत है या विचार है जो दूसरे मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। अगर आपको ये लगे कि आप सही हो तो बिल्कुल मत घबराइए दूसरों के पक्षपात से, कोई जरूरत नहीं है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करिए, अपने मनोबल को डेवलप करिए। अगर आप बदल जाएंगे तो दुनिया को बदलना होगा, बिल्कुल बदलना होगा, ये 100% बात। पर यू नीड पेशेंस, आपको धैर्य रखना होगा। तो पक्षपात से बिल्कुल न घबराएं, और आग्रह तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या है, मैं सही हूं, ये बिल्कुल सही है, 100% है कि आप सही हो, लेकिन दूसरा भी तो सही हो सकता है ना। आपकी परिस्थितियां भिन्न, आपके विचार भिन्न, आपके कर्मों का विपाक भिन्न, आपकी परिस्थितियां भिन्न, सब कुछ आपकी भिन्न है दूसरे व्यक्ति से। तो दूसरे का सत्य भी तो आपसे अलग हो सकता है ना। तो आग्रह क्यों, बिल्कुल आग्रह नहीं रखना है ना, बिल्कुल आग्रह नहीं रखना है। तो ये कुछ बातें अगर हम जीवन में अपना लेते हैं तो हम अपने मनोबल को मजबूत कर सकते हैं, मानसिक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। और मन का संतुलन बिगड़ा तो न भावों पे कंट्रोल रहेगा, न व्यवहार पे कंट्रोल रहेगा। मन हमारा बीच का क्या है, सेंटर है। हमारे जीवन के जो 7 तत्व मैंने बताए थे, शरीर, श्वास, प्राण, मन, भाव, कर्म और चेतना, मन बीच का है, चौथा, 3 इधर 3 उधर। तो मन को बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि हम अपने व्यवहार को बदलें, विचारों को बदलें। अब ये तो सैद्धांतिक बातें हुई, सिद्धांतों की बातें हुई। अब हमें क्या प्रयोग करें। देखिए, सिद्धांतों से अगर दुनिया बदल जाती तो आज रूप ही दूसरा होता, लेकिन सिद्धांतों से नहीं बदल। हमें प्रयोग करने होंगे, प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहला पॉइंट जो भाव क्रिया था उसके प्रति आपको अवेयर रहना है। इसके अलावा प्रैक्टिकल में है अपना श्वास। श्वास की गति का सीधा सीधा संबंध मन की गति से।
अगर आपका श्वास दीर्घ हो जाता है, लंबा हो जाता है, समताल हो जाता है, लयबद्ध हो जाता है, तो आपका मन ऑटोमेटिक संतुलित हो जाएगा, आपको काम नहीं करना पड़ेगा। और ये सबसे इजी तरीका है, सबसे सरल तरीका है कि कैसे हम अपने मन को कंट्रोल में करें। मन की बात ही भूल जाओ, मन मन मन, नो मन, केवल श्वास को देखिए। दिन में 3 बार, ये एक ट्रीटमेंट है, जिसका मन बहुत ज्यादा चंचल है उसके लिए ट्रीटमेंट है। दिन में 3 बार 5-5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें या अनुलोम विलोम करें। इससे लो, इससे छोड़ो, इससे लो, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करें 5-5 मिनट, दिन में 3 बार। केवल खाने के तुरंत बाद नहीं करना है, पेट ज्यादा भरा हुआ है नहीं करना है, ताकि कभी भी आप कर सकते हो। ये ऐसी डोज है जिसके लेने में देर सवेर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लेनी जरूर है, बिल्कुल लेनी जरूर है। गैप आपकी मर्जी है, 4 घंटे का रखें, 1 घंटे का रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 बार इस डोज को जरूर लीजिए, आपका मन संतुलित होगा। इसके अलावा ये तो इंस्टेंट है ना, ये तो डेली लेने वाली दवाई है। कुछ चीजें हम डेली नहीं कर पाते हैं, समय ज्यादा चाहिए, जैसे कि अनुप्रेक्षा आधा घंटा चाहिए आपको। तो अनुप्रेक्षा क्या है? ये जो श्वास प्रेक्षा, ये बाहर भीतर हर जगह काम करती है, और ये एक ऐसी चीज है, कभी भी कहीं भी कैसे भी आप कर सकते हो। न कोई विशेष स्थान की अपेक्षा है, न कोई विशेष इन्वायरमेंट की अपेक्षा है, बस आपकी जागरूकता की आवश्यकता है। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा आपके सब कॉन्शियस को फीड करने का एक तरीका है। जो सब कॉन्शियस, जिसे हम हर वक्त नहीं जान पाते हैं, जो हमारे भीतर है, हमारी जरूरत के हिसाब से हम उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन हम अगर सब कॉन्शियस में ये फीड कर दें कि मुझे आवेश और आवेग करना ही नहीं, कोई भी मन की चंचलता हो आवेश और आवेग के रूप में ही बाहर निकलती है, तो मैं आवेश और आवेग न करूं, उनको नियंत्रित रख सकूं, इन भावों से अगर हम अपने सब कॉन्शियस को भावित कर लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए अपने मानसिक संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा परमानेंट तरीका। जो डेली डोज है वो तो लाइफ पर्यंत, मतलब लाइफ टाइम आपको लेनी है, जो डीप ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम वाली जो बात मैंने कही है। अनुप्रेक्षा लगभग आप 3 से 6 महीने तक करिए, निश्चित रूप से आप में परिवर्तन आएगा। तो चलिए अब हम मानसिक संतुलन की अनुप्रेक्षा करेंगे। अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव कर लें। श्वास मंद मंद और मंद, गर्दन कमर रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, हर वक्त प्रसन्न रहना, प्रसन्नता की मुद्रा बनाए रखना, चेहरे पे स्निग्ध मुस्कान रखना मानसिक संतुलन को पुष्ट करता है। मन, श्वास मंद और लयबद्ध, महाप्राण ध्वनि मस्तिष्क की एकाग्रता के लिए, जागरूकता के लिए 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें,
3 बार हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए पहले बाएं नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे और दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे और बाएं से छोड़ें। इस प्रकार हम 3 आवृत्तियां करेंगे। बाएं से श्वास भरें, दाएं से छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। दाएं से श्वास भरें, बाएं से छोड़ें। बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें। दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें। दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। हमारे दोनों स्वर चलने लगे हैं। दोनों स्वर हाथ ज्ञान मुद्रा में अथवा वीतराग मुद्रा में। 3 बार पुनः महाप्राण ध्वनि। दोनों स्वर चल रहे हैं हमारे। जागरूकता रख श्वास भरेंगे। श्वास भरें। Recording in progress. श्वास भरें। शांत कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता। सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, हो जाए, हो। अनुभव करें शरीर
शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, हो रहा है। शरीर की शिथिलता के साथ साथ शरीर की पकड़ छूटती चली जाए। शरीर हल्का 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 होता चला जाए। कहीं कोई अकड़न जकड़न या खिंचाव नहीं। रिलैक्स रिलैक्स। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक स्थिरता, एकाग्रता और जागरूकता बनी रहे। अनुभव करें आपके चारों ओर हरे रंग के परमाणु फैले हुए। चारों तरफ हरे भरे पेड़ ही पेड़, चमकता हुआ हरा। हरे रंग का श्वास लें और अनुभव करें। प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चारों तरफ हरियाली ही। श्वास के साथ हरे रंग की प्राणवायु आपके भीतर प्रवेश कर रही। बाहर भीतर हरा ही हरा, चमकता हुआ हरा। चित्त को दर्शन केंद्र, दोनों आईब्रोज के बीच का बिंदु दर्शन केंद्र पर केंद्रित कर। दर्शन केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। आईब्रो से, दर्शन केंद्र से भीतर, मस्तिष्क के भीतर की ओर, लगभग आधे इंच भीतर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। जहां हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी मास्टर ग्लैंड है, जो हमारे
भावों को नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी हमारी अन्य सभी ग्रंथियों को भी नियंत्रित करती है। पूरी जागरूकता के साथ दर्शन केंद्र पर चित्त को केंद्रित रखें। जितनी गहरी एकाग्रता जितनी जागरूकता उतना ही हमारा परिवर्तन संभव। जहाँ हमारा चित्त है वहीं हमारी प्राण की धारा भी प्रवाहित होना शुरू हो जाए। दर्शन केंद्र पिट्यूटरी ग्रंथि का स्थान। जहाँ चित्त वहाँ प्राण, जहाँ प्राण वहाँ सक्रियता। हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि के स्राव संतुलित हो रहे हैं। पूरी एकाग्रता और जागरूकता। चमकता हुआ हरा रंग। हरा रंग हमें संतुलन देता है। इस प्रकृति में भी हरा रंग संतुलन का काम करता है। चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित रखते हुए ही अनुप्रेक्षा करें। आवेश अनुशासित हो रहे हैं। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। आवेश अनुशासित हो रहे हैं। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। आवेश अनुशासित हो रहे हैं। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। 3 बार सभी इसका वाचिक उच्चारण करेंगे, एक एक शब्द को अनुभव करते हुए। आवेश अनुशासित हो रहे हैं। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। इन्हीं शब्दों का मानसिक जप करें। चित्त दर्शन केंद्र पर केंद्रित रहे और मानसिक जप चलता रहे। आवेश अनुशासित हो रहे हैं। मानसिक संतुलन बढ़ रहा। पूरी तन्मयता और एकाग्रता। अपने अवचेतन मन में इन शब्दों को फीड कर दे। आवेश अनुशासित हो रहे। मानसिक संतुलन बढ़ रहा।
आवेश अनुशासित हो रही, मानसिक संतुलन बढ़ रहा। अनुचिंतन करें। अस्वस्थ मन शरीर को भी अस्वस्थ बनाता है। शरीर की अनेक बीमारियों का मूल है अस्वस्थ मन। मानसिक असंतुलन सफल जीवन की बहुत बड़ी बाधा है। हमारे जीवन में सफल नहीं होने का मुख्य कारण है मानसिक दुर्बलता, मानसिक चंचलता, संकल्प शक्ति का अभाव, सहिष्णुता का अभाव, निर्णय क्षमता का अभाव। ये सारे अभाव मानसिक असंतुलन के कारण हैं। जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए भी मन की निर्णय क्षमता का होना जरूरी है। सही समय पर सही निर्णय लेना, समस्या को सही सही समझना, ये सारे कार्य मन के द्वारा ही संचालित होते हैं। मन की एकाग्रता में ही मन की शक्ति है। चिंतन करें, अनुचिंतन करें, अनावश्यक विचार, मन की चंचलता को बनाए रखने का उपक्रम। इसे हमें तोड़ना है। मन की एकाग्रता को साधना है। आप अपने जीवन में से जुड़े हुए प्रसंगों को देखिए। कहाँ कहाँ ऐसे प्रसंग हुए जहां आपकी मानसिक चंचलता की वजह से आपने गलत निर्णय लिए और उसका खामियाजा आपको ही नहीं, पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। अनेक प्रसंग ऐसे मिलेंगे अपने जीवन के जहां मानसिक असंतुलन की वजह से हमने बहुत कुछ सहा, खोया। परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल आती ही रहेंगी। जीवन है तो समस्याएं होंगी ही। हम किस प्रकार इन समस्याओं का समाधान ढूंढें, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रह सके। ये तभी संभव होता है जब हम अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं।
मानसिक संतुलन स्वस्थ और सफल जीवन का आधार है। अनावश्यक विचारों को रोकने का, मन की चंचलता को कम करने का सटीक, सहज और सरल उपाय है प्रेक्षा। विचारों को देखें, केवल देखें, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखने का प्रयास कर। राग द्वेष का चश्मा हटाकर जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विचार या परिस्थिति को देखते हैं तो हम उसके सत्य तक पहुंचते हैं। सत्य को जानना समस्या के मूल तक पहुंचना है, जिससे समस्या का सही समाधान मिलता है। चिंतन करें, अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। संकल्प करें, चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित रखते हुए पूरी जागरूकता के साथ संकल्प करें। मैंने अनुभव किया कि मानसिक संतुलन में ही जीवन के स्वास्थ्य और सफलता का राज छिपा हुआ है। इसलिए मैं संकल्प करता हूं कि प्रेक्षा ध्यान के अभ्यास के द्वारा मैं मानसिक संतुलन को साध लूंगा। प्रेक्षा के द्वारा, अनुचिंतन के द्वारा अपने अवचेतन मन को सकारात्मक भावों से भावित करूंगा, जिससे मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए मैं सब में सम रह सकूंगा, संतुलित रह सकूंगी। दो तीन दीर्घ श्वास लें। अनुभव करें आपका मनोबल बढ़ गया है,
मानसिक संतुलन बढ़ गया। आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार, सुख हो या दुख, हर परिस्थिति में संतुलित रहेंगे। महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। लंबा श्वास भरें। मस्तिष्क के कण कण में एकाग्रता और जागरूकता, कण कण में आपका संकल्प समा गया। मनोबल से भरे हुए, मानसिक संतुलन से भरे हुए वर्तमान में लौट आए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए पूरी तन्मयता के साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलें। ओम अरहम। अभी जिज्ञासा समाधान के लिए हमारे पास समय बचा है कुछ। हम किसी की कोई जिज्ञासा हो तो उसको लेना चाहेंगे। निर्मला जी बोलिए। बहुत अच्छा मंजू जी, ध्यान इतना अच्छा, आँख खोलने का ही मन नहीं कर रहा कि और अंदर डीप जाते जाएं। बहुत सुंदर। हाँ जी। कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हो आप। कोमल जी कुछ पूछना चाहती है, कोमल जी बोलिए। बहुत ही सुंदर, आज तो पूरा एकदम ध्यान के अंदर गहरे में चले गए, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ये पूछना था कि ये अनुप्रेक्षा हम मतलब खाली जैसे मेडिटेशन के टाइम कर सकते हैं या कभी भी कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं? अनुप्रेक्षा कभी भी कर सकते हो आप, है ना। आपकी एकाग्रता चाहिए। देखिए, सबकी अपनी अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती है। हम एक कॉमन शब्दावली बोलते हैं कि आप समझे, लेकिन मैं हमेशा अनुप्रेक्षा में एक बात कहती हूँ कि आप अपने जीवन से जुड़े हुए प्रसंग को, घटना को देखिए, क्योंकि वो सबकी आपकी अपनी अपनी है ना। तो आप कभी भी कर सकते हो और इसके लिए कोई ताम झाम की जरूरत नहीं है। सिंपल बैठ जाइए, शरीर को स्थिर कायोत्सर्ग कर लीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। कोई शब्द नहीं चाहिए कि शिथिल हो जाए या हो रहा है। अपने आप आपको होना है, आप हो जाइए। आंखें बंद करिए। और अगर आपको चैतन्य केंद्र नहीं पता है कि आप कहाँ चित्त को केंद्रित करें, तो हम जनरली जब कुछ सोचते हैं तो हमारा चित्त हमारे ललाट पे ही केंद्रित रहता है, मस्तिष्क में ही रहता है। तो आप वहां चित्त को केंद्रित करके अनुचिंतन कर सकते हैं, और जिन भावनाओं से अपने आप को भावित करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी भावना, कोई भी प्रयोग, ये सबसे इजी तरीका है। अच्छा मंजू जी, इसमें रंग का कोई जरूरत नहीं है ना? कहीं पर भी कोई भी केंद्र या कलर का अगर आपको पता है तो ठीक है, रंग नहीं पता है तो आप सात्विक भावों से बैठे रहिए, क्योंकि रंग हर किसी को जल्दी से दिखते भी नहीं है। अब जो हरा रंग है ना, वो संतुलन का प्रतीक है। ये बाहर जो इतनी वनस्पति है, जिस दिन ये वनस्पति हट जाएगी, हमारे संतुलन बिगड़ जाएगा पृथ्वी का भी। और ये जो 9 ग्रह है ना, इनमें बुध ग्रह है, वो संतुलन देता है और उसका रंग भी हरा है। तो हरा रंग हम इसलिए कहते हैं ताकि हमारी बॉडी में भी बैलेंस हो जाए।
हमारे रसायनों का भी बैलेंस हो, हमारी ग्रह दशा का भी बैलेंस हो। तो हर तरह से हरा रंग हमें संतुलन देता है, इसीलिए हरा रंग का प्रयोग करवाया गया। अगर आपको रंग नहीं भी पता है, केवल आप भावना रखिए, भाव भाव से सब कुछ संभव है। भाव बदलेंगे, दिशा दशा सब कुछ बदल जाएगा। और किसी को कुछ पूछना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। अनिमा जी कुछ पूछना है आपको? अनिमा आचार्य। नमस्ते सर, बहुत बहुत आभार एवं कृतज्ञता। मंजू मैम, आनंदमय जी सर को प्रणाम। सारी साधकों को मेरी तरफ से कृतज्ञता। मंजू मैम का क्लास बहुत ही अट्रैक्टिव एंड नॉलेजेबल होता है। हर क्लास मैं लाइव से नहीं देख पाएंगी, बट यूट्यूब से देखता है सर। आपकी सारी साधकों के प्रति कृतज्ञता, और उसका प्रयोग तो बहुत ही बढ़िया है। और मैंने एक बात से आपके साथ एक ही ये ग्रीन कलर एक हीलिंग कलर है। हम देखते हैं जी सारी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, वो जो है, तो वो ग्रीन कलर एक हीलिंग कलर है। इसलिए ग्रीन कलर के लिए, ग्रीन कलर हमारा मन शरीर को स्वस्थ रखता है, शांत करता है। इसलिए हरे रंग का प्रयोग बहुत ही सुंदर प्रयोग था। ओ मैडम, सभी जातकों को प्रति कृतज्ञता। मनन वेद, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपने वीडियो ऑन किए, बोलिए मनन जी। यस। ओम मैडम, सबको जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं ज्यादा देर तो नहीं कर सकी, अभी छोड़ना था बेटे को स्कूल, बट थोड़ी देर 15 मिनट ध्यान कर पाई बीच में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चलिए, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। ध्यान शुरू करने से पहले जो बातें बताई हमें, जो इनका जो थियोरिटिकल पार्ट है वो बहुत ही शानदार, उन्होंने अच्छे तरह से सब बातों का विश्लेषण किया और बाद में प्रयोग कराया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजू जी। समय संपन्न हमारा ऑलरेडी हो चुका है। और किसी को भी कोई पूछना हो तो आप अपने आप को 1 मिनट 2 मिनट समय हम और ले सकते हैं, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। अर्चना जी बोलिए। हाँ मंजू जी, बहुत ही अच्छा क्लास लिया और धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, वो ध्यान करते समय इतना अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। मंजू जी आप संकल्प सूत्र आज आप ही करवा दो। ठीक है। पूरी तन्मयता और एकाग्रता, आंखें कोमलता से बंद। मैं चैतन्यमय हूँ, मेरे भीतर अनंत शक्ति का, अनंत आनंद का सागर लहलहा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। आज का दिन सभी का मंगलमय हो, आनंदमय हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम सभी गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।